तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो मॉडल पेपर 6 है उसका सेशन डी को सॉल्व करेंगे और ये सेशन डी है, इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना इस वाली को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू हैव सीन चिल्ड्रन पुशिंग रबर टायर्स और समथिंग एल्स टू मेक देम रन फास्टर। तो बच्चे वगैरह होते हैं वो टायर को धक्का देते हैं या फिर किसी और चीज को धक्का देते हैं ताकि वो फास्ट मूव करे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज व्हेन पुश। तो अब इस चीज को आप कैसे समझोगे कि टायर को धक्का देने पर टायर की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इस चीज को कैसे समझाओगे? तो देखो, यहाँ पर एक बच्चा है, ओके, टायर को धक्का दे रहा है। ये इमेज सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं बनाना है। तो टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ से बच्चा क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जैसे ही फोर्स लगाएगा तो टायर और भी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। क्लियर? तो देखो, समझ लेते हैं इसे। व्हेन ए चाइल्ड पुशेस ए रबर टायर, जब एक बच्चा है ना किसी रबर के टायर को धक्का देता है तो वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, वो टायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब आपको पता है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। तो ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स द टायर स्टार्ट्स मूविंग फास्टर, तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो टायर और भी फास्ट मूव करने लगता है। तो देखो, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज व्हेन इट इज फोर्स्ड, इसलिए जब भी आप एक टायर को धक्का देते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। इस केस में फोर्स क्या कर रहा है, टायर की स्पीड को बढ़ा रहा है। ओके, हाँ। तो आगे देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का सेकंड, Why do vehicles tire have irregular plugs on their wheels? तो एक्चुअल में ये टायर के ऊपर जो आप ग्रिप्स वगैरह देख रहे हो, है ना, ये ग्रिप्स, इन्हीं को ब्लग्स बोलते हैं। क्लियर? तो व्हीकल्स के टायर के ऊपर ये ब्लग्स वगैरह, ग्रिप वगैरह क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए होता है, ताकि टायर की पकड़ रोड पे और भी अच्छी हो। तो देखो, व्हीकल्स हैव इरेगुलर ब्लग्स, व्हीकल्स के अंदर इरेगुलर ब्लग्स होते हैं ऑन देयर व्हील्स, उनके टायर के ऊपर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ओके, तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगता है, बिटवीन द टायर एंड द रोड, तो रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए टायरों के ऊपर, व्हील्स के ऊपर जो है कि बल्ग होते हैं, है ना, हमारी ग्रिप वगैरह होती है। तो नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, इंक्रीज फ्रिक्शन हेल्प द व्हीकल टू मूव विदाउट स्पिनिंग। ठीक है, तो ज्यादा फ्रिक्शन क्या करता है, व्हील्स को मूव कराता है बिना स्लिप हुए। ओके, स्लिप नहीं होने देता टायरों को। आगे देखो, इट ऑल्सो हेल्प इन बेटर ग्रिप ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड टर्निंग, जब भी हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं या घुमाते हैं तब भी फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हमें बेटर ग्रिप मिलती है। ओके, इससे हमारी गाड़ी स्लिप नहीं होती। थस इरेगुलर ब्लॉक्स मेक ड्राइविंग सेफर, तो इरेगुलर ब्लॉक्स की वजह से हमारी ड्राइविंग है वो सेफ हो जाती है। ओके, अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, सेशन डी का थर्ड, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस, आपके पेरेंट्स ने एक घर खरीदने जा रहे हैं। तो दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड, तो एक मकान तो उनको ऐसा ऑफर किया, ऐसा मकान मिला जो कि रोड के बिल्कुल साइड में है। एंड अनोदर देयर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, और एक दूसरा मकान ऐसा है कि जो रोड से 3 लाइन दूर है, मतलब 3 कॉलोनी दूर है। ओके, तो विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट शुड बाय, तो आप अपने पेरेंट्स को कौन सा वाला खरीदने को बोलोगे, घर जो रोड के पास है या जो रोड से दूर है? एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, अभी इस बार का तो पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट बुक में से उठ के नहीं आएगा। जो 8th क्लास की नई बुक है उसमें क्वेश्चन है ही नहीं, ओनली चैप्टर ही चैप्टर है। क्लियर? तो अगर कोई आपके भाई या बहन हो छोटी 7th क्लास में, तो 8th क्लास का प्रॉपर पूरा चैप्टर रीडिंग वगैरह फिर स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद। ओके, तो इसका आंसर देखो, इट वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स बाय द हाउस विच देयर इज 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड, तो हम हमारे पेरेंट्स को वो वाला घर खरीदने को कहेंगे जो रोड से 3 लाइन दूर है। ओके, क्यों? तो देखो रीजन, द हाउस अवे फ्रॉम द रोड, जो घर है ना रोड से दूर है, विल हैव लेस नॉइस एंड एयर पोल्यूशन, वहां पर आवाज भी कम जाएगी और एयर पोल्यूशन भी कम जाएगा, मतलब दोनों ही चीज, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन वहां पे कम होगा।
नेक्स्ट है, इट विल बी सेफर ड्यू टू लेस ट्रैफिक एंड चांस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, तो दूर वाला जो घर है वो सेफ भी है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक कम होगा तो एक्सीडेंट के चांस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, सच ए हाउस विल प्रोवाइड ए पीसफुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर लिविंग। तो एक ऐसा हाउस जो रोड से थोड़ा दूर है वो काफी पीसफुल होता है, ओके, शांति भरा होता है, एक हेल्दी, और साथ में एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी वहां पे हमें मिलता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन नहीं है तो सीधी सी बात है हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये 23 का और वाला सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज स्टूडेंट्स एक लाइक कर देना क्योंकि एक लाइक प्रेस करने में ज्यादा डाटा खर्च नहीं होगा आपका, लेकिन मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी इससे, तो प्लीज अपना सपोर्ट भी बनाए रखो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 का और का फर्स्ट, ओके, व्हाट इज द प्रेशर एंड राइट इज फॉर्मूला। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर एक फोर्स ही है, ठीक है, बट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस की यूनिट एरिया पे जो फोर्स काम करता है उसी को हम प्रेशर बोल देते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एग्जाम में इसे ऐसे लिख देना भाई, प्रेशर, ओके, इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, घूम घूम के आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स। स्लाइड फ्रिक्शन मतलब ये एक तरह से फिसलने वाला फ्रिक्शन हो गया। ये कब काम करेगा स्लाइड फ्रिक्शन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट फिसल रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। फिर से सुन लो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो वहाँ पे स्लाइड फ्रिक्शन काम करेगा। एग्जाम्पल देखो, पुलिंग ए बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आप कोई किताब रख के और उसको मतलब खींच रहे हो तो वहां पर वो बुक है जो स्लाइड हो रही है टेबल के ऊपर, तो वहां पे स्लाइड फ्रिक्शन काम करेगा। नेक्स्ट देखो, रोलिंग फ्रिक्शन, अगर कोई चीज रोल हो रही है मतलब गुड़ रही है एक तरह से, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। तो देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस। तो रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल करता है तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। एग्जाम्पल देखो, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे कोई बॉल है ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 23 का थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इनमें से एक एक क्वेश्चन भी आ सकता है या दो भी आ सकता है। ये कह रहा है एक्सप्लेन, ओके, इंफ्रासोनिक वेव, ओके, ऑडियोबल वेव और उसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव। तो इन वेव्स के बारे में आपको बताना है। तो इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है वो देखो, दीज आर द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो हो जाती है हमारी इंफ्रासोनिक वेव्स। ओके, दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, हम इंसानी प्रजाति है ना इस साउंड को सुन नहीं सकते क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, लेकिन डॉग वगैरह इस साउंड को सुन लेते हैं। नेक्स्ट है ऑडियोबल वेव्स, ऑडियोबल मतलब नाम से पता लग रहा है जो सुनने लायक हो, ऑडियोबल, ठीक है। These are sound wave having frequency between 20 Hz to 20,000 Hz. क्लियर, तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसको हम ऑडियोबल वेव्स बोलेंगे। दे कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, और हम इंसान उसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही तेज होंगे है ना, अल्ट्रासोनिक नाम से पता लग रहा है। तो दीज आर साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज। तो ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो हो जाएगी अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर, दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग, और हम इंसान इसे सुन नहीं सकते। क्लियर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट हो गया यहाँ से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो समझ लो आ ही जाएगा तुम्हारे। क्लियर, तो
व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो वो आपको बतानी है कौन कौन सी है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, और हर कैटेगरी के दो एग्जाम्पल भी देने हैं। तो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, वो है बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल जैसे लैक्टोबैकुलस बैक्टीरिया, ये आपके दही के अंदर होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल्स के अंदर होता है, रूट के अंदर मतलब जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती है, उनके अंदर होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है फंगस, ब्रेड वगैरह के ऊपर फंगाई वगैरह आपने जमी देखी होगी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है एक तो ईस्ट हो गया, ओके, ये ब्रेड के ऊपर जम जाता है, और एक हो गया पेनिसिलियम बैक्टीरिया, सॉरी ये ब्रेड के ऊपर नहीं जमता, ईस्ट एक फंगस है जिसका यूज होता है फर्मेंटेशन के लिए, और एक है पेनिसुलियम फंगाई। ओके, इसको मतलब सर्दी जुकाम लग जाती है उसकी दवाइयों में ये यूज होता है। नेक्स्ट देखो प्रोटोजोआ, ये थर्ड टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोजोआ। इसके एग्जाम्पल्स हो गए अमीबा एंड पैरामीजियम। तो अमीबा और पैरामीजियम ये दोनों ऐसे प्रोटोजोआ है जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होता है, मतलब इनके पास एक ही सेल होता है। क्लियर। आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टाइप है एल्गे। ओके, तो एल्गे के एग्जाम्पल्स में एक तो ये क्लेमिडोमोनस, एक तो ये हो गया, और एक दूसरा हो गया स्पायरोगायरा, ये दोनों एल्गी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे डेंजरस वायरस। ओके, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है, और इसके एग्जाम्पल में एक आप इन्फ्लुएंजा वायरस को ले सकते हो और एक पोलियो वायरस को ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरह तरह से पूछा जाता है कि लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन समझाओ, तो इसमें भी सारा वही लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन आएगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक ए प्लेन मिरर एंड फिक्स इट वर्टिकली ऑन ए स्टैंड। ओके, प्लेन मिरर ले लो और उसे एक स्टैंड की हेल्प के साथ सीधा खड़ा कर दो। फिर क्या करना है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब उसके सामने एक पेपर रखना है और उसके ऊपर एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। एंड प्लेस द मिरर अलोंग दिस लाइन, और जो भी कांच है उसको आपको इस मिरर के साथ, जो भी मिरर है उसको इस लाइन के अलोंग आपको रखना है। फिर क्या करना है, ड्रॉ ए नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन द मिरर। तो मिरर के ऊपर कोई पॉइंट लगा के वहां से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, अलाउ ए रे ऑफ लाइट टू फॉल ऑन द मिरर, अब एट एन एंगल। ओके, फिर आपने जो पॉइंट ड्रॉ किया ना वहां पे आपको एक लाइट की रे डालनी है, एक एंगल बनाते हुए, मतलब सीधी नहीं डालनी, एक एंगल बनाते हुए डालनी है। उसके बाद क्या करना है, ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे जहाँ होके गई है वहां पर भी आपको पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, फिर क्या करना है, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ए प्रोटेक्टर। एक प्रोटेक्टर का यूज करके आपको बस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर लेना है। तो एक लाइन है और वहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर आपने एक रे डाली, अब वो रे वापस जा रही है और एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। ओके, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें ये पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो thus it is proved that the angle of incidence and the angle of reflection are equal। तो इस एक्टिविटी से ये साबित हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये और वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो और वाले के 24 का फर्स्ट देखो क्या है, एक्सप्लेन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो आपको है ना दवाइयों में क्या यूज होता है वो बताना है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू प्रिपेयर मैनी मेडिसिन। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज काफी तरह की दवाइयां बनाने में होता है। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। ओके, काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनका यूज करके हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ओके, जैसे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम बैक्टीरिया से बनती है। आगे देखो, दीज एंटीबायोटिक्स हेल्प टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। और जो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मार देती है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट वैक्सीन्स, प्रिपेयर वैक्सीन। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम वैक्सीन्स वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट देखो,
वैक्सीन्स हेल्प आवर बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। और वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करे, डिजीज मतलब बीमारियों से फाइट कर सके। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ही लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन घूम के आ गया और वाले पार्ट में भी। तो एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एन एक्टिविटी। ओके, तो वही सारा है इसमें। देखो क्या करना है, यूज ए स्टिफ पेपर और चार्ट पेपर एंड लेट इट बी प्रोजेक्ट बियॉन्ड द टेबल एड्स। ओके, तो आपको एक स्टिफ पेपर ले लो या चार्ट पेपर ले लो और उसके क्या करना है, आपको एक टेबल के ऊपर अच्छे से बिछा देना है। तो उसके बाद जब आप इस पे लाइट फॉल करोगे तो क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए प्लेन मिरर इट गेट रिफ्लेक्टेड। तो कोई भी प्लेन मिरर पे आप जब लाइट डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, दो एंगल बनेंगे, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, इसके साथ एक चीज और जोड़ लेना, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चारों चीजें लाई इन द सेम प्लेन। ओके, ये दूसरी चीज आपको ये देखने की मिलेगी। थर्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर फॉलोज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। इसका मतलब किसी भी प्लेन मिरर से कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट देखते हैं हम। in order to meet the ever increasing demand in factories, okay, and for shelter। तो तुम्हें पता है कि फैक्ट्री में डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। ओके, और घर वगैरह बनाने के लिए भी डिमांड बढ़ती रहती है। ओके, तो किसकी डिमांड, ट्रीज की डिमांड। ओके, ट्रीज की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फैक्ट्री में ट्री वगैरह का यूज होता है और घर बनाने में भी ट्री वगैरह का यूज होता है। तो आर बिंग कंटिन्यूसली कट। तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इट इज जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट, डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो ट्री कट रहे हैं डिमांड की वजह से, इसको जस्टिफाई करना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। अगर हम चाहते हैं धरती पे जिंदगी बने रहे तो उसके लिए ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं उन्हीं से हमको ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। नेक्स्ट देखो, कटिंग ट्रीज फॉर फैक्ट्रीज एंड हाउसेज कज डिफॉरेस्ट्रेशन। अगर हम पेड़ों को फैक्ट्री और हाउस की नीड्स के लिए काटते जाएंगे तो उसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन होता है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन से क्या क्या नुकसान होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन लीड्स टू पोल्यूशन। अगर डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा। उसके अलावा लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, जंगली जानवर है वो खत्म हो जाएंगे। एंड लेस रेनफॉल, और बारिश भी कम होगी। ठीक है, तो देयर फॉर कटिंग ट्रीज इज नॉट जस्टिफाइड एंड देयर शुड बी सेव्ड। तो इसलिए जो पेड़ वगैरह को काटना कोई सही बात नहीं है और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के सेकंड पार्ट पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट। एक तो बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हो, फिर बाद में राइट इट्स मेन कंपोनेंट, और बैलेंस डाइट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है। देखो, ए बैलेंस डाइट इज ए डाइट, एक बैलेंस डाइट ऐसा डाइट होता है दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट नीडेड फॉर गुड हेल्थ। ओके, तो एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें जो जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो सारे अगर उस डाइट में है तो वो हो जाएगा एक बैलेंस डाइट। क्लियर? और बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, एक तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इससे एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स होने चाहिए, इससे मसल्स वगैरह बनते हैं। फैट्स वगैरह होने चाहिए, इससे भी एनर्जी बनती है। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। विटामिन मिनरल से हमारी क्या होती है कि एंटीबॉडीज स्ट्रांग होती है। रफ एज होना चाहिए, ये कोई फ़ायदा तो नहीं करता बट ये पेट वगैरह क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे एक हेल्दी डाइट में होनी चाहिए। बोले तो बैलेंस डाइट। नेक्स्ट देखो, ये और वाला पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का। तो और वाले पार्ट का फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल। ये बहुत घूम घूम के क्वेश्चन आता है और ये बच्चों को भी घुमा देता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मतलब पेड़ों को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बारिश कम क्यों हो जाती है। तो देखो,
ट्रीज हेल्प इन द वाटर साइकिल बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू द एयर। तो ये मेन रीजन है, ट्री क्या करते हैं, वाटर साइकिल को बनाए रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों वगैरह से है ना वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिससे एक वाटर साइकिल बना रहता है। व्हेन ट्रीज आर कट दिस प्रोसेस इज रिड्यूस। जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो वाटर वेपर नहीं बन पाती है, ओके, और ये प्रोसेस कम हो जाता है, वाटर साइकिल पे असर पड़ता है इससे। तो लेस वाटर वेपर इन द एयर, और अगर हवा के अंदर वाटर वेपर कम हो जाएगा तो इससे क्या होता है, लीड्स टू लेस क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, तो इससे बादल भी कम बनेंगे। ओके, और आपको पता है बादल कम बनेंगे तो इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट रेनफॉल डिक्रीज। तो इससे ये होगा भाई, बारिश है ना वो कम हो जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड। ओके, व्हाई टीनेजर शुड बी माइंडफुल फॉर देयर ईटिंग हैबिट्स, है ना, राइट एनी फॉर प्रिकॉशंस। तो ये जो भी टीनेजर्स होते हैं इनको अपने खाने पीने का ध्यान क्यों रखना चाहिए, ओके, और इस पे और क्या क्या सावधानी वगैरह बरतनी चाहिए। तो देखो, टीनेजर इज ए ग्रोइंग एज। टीनेजर ऐसी एज होती है जहाँ पे आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, ओके, एंड द बॉडी नीड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन। और बढ़ती हुई एज में, मतलब बढ़ती हुई बॉडी में आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा। तो हेल्दी ईटिंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो टीनेजर मतलब जब आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, अगर आप हेल्दी खाओगे तो उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, हाइट वगैरह अच्छी जाएगी और बॉडी का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। क्लियर। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं आपको, सावधानियां, ईट ए बैलेंस डाइट, आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड, तो आपको जंक और फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। ओके, ईट फ्रेश फूड, ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, आपको ताज़ा सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंक इनफ क्लीन वाटर, और आपको दिन में मतलब प्रॉपर वाटर भी पीना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। इसी के साथ हमारा जो मॉडल पेपर 6 है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।